सभी प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है YED की एडिटोरियल क्लास में। देखिए आज का जो एडिटोरियल है वो हम स्पोर्ट्स बेस्ड एडिटोरियल करने वाले हैं, फ्रेंच ओपन के ऊपर बेस्ड है। हमारे पास दो चॉइस थी, पहले वाला पॉलिटिकल था जो मुझे थोड़ा सा बोरिंग लगा, मुझे लगा सेकंड वाला हमें करना चाहिए। आप इसको पढ़ेंगे ना, चैलेंज भी फील करेंगे इसकी वोकैबुलरी और ग्रामर से, साथ में आपको मज़ा भी आएगा स्पोर्ट्स आर्टिकल पढ़ने का। शुरू करें अपनी क्लास को। वही ग्रामर और वोकैबुलरी का तड़का मैं लगा करके इस खूबसूरत से आर्टिकल को और अच्छे तरीके से समझाऊंगा। पूरी वीडियो को एक सीटिंग में फोकस के साथ देखें। शुरू करने वाले हैं, आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहे फीट ऑफ क्ले। देखिए क्ले होती है मिट्टी और फीट होता है कारनामा या कोई बहुत बड़ा मुकाम। आप FEET वाला फीट देखते हैं, वो आपके पांव होते हैं, उस फीट से इस फीट को कंफ्यूज ना करें। तो कोई बहुत बड़ा कारनामा कर देंगे ना, आई कैन कॉल इट अ फीट, एन अचीवमेंट, अकॉम्प्लिशमेंट और माइलस्टोन। कह रहा मिट्टी पे किसी ने कारनामा करके दिखाया। अब देखो किसने करके दिखाया। कह रहा ऑन फ्रेंच ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2020। कह रहा हम बात कर रहे हैं फ्रेंच ओपन टेनिस चैंपियनशिप जो है ना, ये जो टूर्नामेंट है 2020 में हुआ उसकी। अब यहाँ पे क्ले का मतलब मिट्टी नहीं है, क्ले का मतलब है क्ले कोर्ट, ऐसा कोर्ट जिसपे घास नहीं होती है, उस पे अलग तरह की टेनिस खेली जाती है। तो किसी ने कारनामा करके दिखाया है। बढ़ते हैं उस इंसान की तरफ जिसने कारनामे को किया है। उससे पहले आज के अपने क्विज को आप देख लें। जो आप मेरे साथ सीखेंगे इन 5 क्वेश्चंस के अंदर आप समराइज कर लेंगे। पांचों को पहले ही आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश भी करें, आपको लास्ट में मैं लाइव करवाऊंगा। चैलेंज किया करो अपने आप को, है ना, आदत डालो। तो ये 5 क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, अपने आप को चैलेंज करो, लास्ट में चेक करना कितने सही कितने गलत। चलो टाइटल पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। कर द फ्रेंच ओपन स्टक टू द स्क्रिप्ट डिस्पाइट द चेंज्ड सर्कमस्टेंसेस। करे जो फ्रेंच ओपन नाम का टूर्नामेंट है, जो कि एक प्रॉपर नाउन भी है, जिसके हर लेटर को हम बड़ा करके लिखते हैं, कैपिटलाइज करके लिखते हैं पहले वाले। कह रहे द फ्रेंच ओपन जो है ना, ये स्टिक टू हुआ, पास के अंदर स्टक टू हुआ, बिल्कुल इसने फॉलो किया उस स्क्रिप्ट को, उस पूरी कहानी को, उस पूरे प्लान को। अच्छा कैसे फॉलो किया भाई। कह रहे बावजूद फॉलो किया बदले हुए हालातों के, चेंज्ड सर्कमस्टेंसेस के। समझ गए सेंटेंस को। कह रहा हालात बदल चुके हैं, दुनिया भर में कोरोना आ चुका है, गेम्स खेले नहीं जा रहे हैं, बावजूद इसके डिस्पाइट फ्रेंच ओपन जो है ना, वो अपनी स्क्रिप्ट, वो अपनी कहानी, वो अपने प्लान के ऊपर बिल्कुल जमा रहा, स्टिक टू रहा। समझ गए सेंटेंस को। आज वाले सेंटेंस में देखने वाली चीज है, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है ना। देखो फ्रेंच ओपन आपका सब्जेक्ट था ग्रीन में, स्टिक टू इसकी वर्ब थी, पास के अंदर स्टक टू हो गया, है ना। सब्जेक्ट ग्रीन में क्यों है, वर्ब पिंक में क्यों है, ताकि आपका मैं इसकी तरफ ध्यान खींच सकूं। मैंने सारे सब्जेक्ट ग्रीन किए हैं, सारी वर्ब्स पिंक किए हैं, सीधे सीधे चैनल पे लैंड हुए। तो आपको बता दूं इस एक्सरसाइज को मैं रोज करवाता हूं, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग एक दर्जा नहीं कहीं दर्जा आगे आती है। अब एक दिन करके देख लो, सब्जेक्ट वर्ब को पकड़ने की कोशिश करो, मेरे ग्रीन से अपने सब्जेक्ट, मेरी पिंक से अपनी वर्ब को मिलाओ, आपको फर्क मालूम चल जाएगा, है ना। दूसरी चीज ये देख लो ना, डिस्पाइट, इसका मतलब होता है बावजूद। अब डिस्पाइट जैसे कुछ और वर्ड्स भी अपने पास, जैसे कि इंस्पाइट ऑफ, और जैसे कि नॉट विद स्टैंडिंग। डिस्पाइट के आगे ऑफ नहीं आता, इंस्पाइट के आगे ऑफ जरूर आएगा। एक पहली चीज को माइंड करें। नॉट विद स्टैंडिंग जो है ना, इन दोनों की जगह ही आ सकता है, ये एक सिनोनिम है इन दोनों का। आज का जो क्विज आप देख रहे हो उसमें स्टार्टर का जो क्वेश्चन है, वहां पे आपको नॉट विद स्टैंडिंग यूज करके दिखाना है ना, लास्ट में करके देखेंगे हम। चलिए अब आ जाओ स्टिक टू पे। अब ये क्या होता है, देखो स्टिक वर्ड का पूरा पोस्टमार्टम करवा रहा हूं मैं, इससे बनने वाले 8 फ्रेज है अपने पास, है ना, 7 या 8 फ्रेज है, इन सबको हम एक एक करके करेंगे। देखिए स्टिक टू होता है, स्टिक विद होता है, स्टिक बाय होता है, स्टिक एट होता है, स्टिक अराउंड होता है और स्टिक आउट होता है। ये सब के सब बने हैं स्टिक से। अगर आप स्टिक का मतलब समझ लें तो आपको सब याद हो जाएंगे। देखो स्टिक का मतलब होता है छड़ी, नाउन फॉर्म में, और अगर वर्ब फॉर्म में बात करें तो स्टिक का मतलब होता है चिपकाना, किसी चीज को कहीं पे चिपका देना, स्टिक कर देना। जब आप स्टिक टू होते हैं ना किसी चीज के साथ, आप उस काम को जारी रखते हैं चाहे कितनी भी बुरी हालात हो, या फिर आप चेंज होने से मना कर देते हैं चाहे आपको कितना भी मजबूर किया जाए। वी विल स्टिक टू आवर प्लान, हम अपने प्लान से स्टिक टू करेंगे,
हम इस प्लान को जारी रखेंगे। वी विल स्टिक टू अवर ट्रेडिशंस, हम अपने ट्रेडिशंस को चेंज नहीं करेंगे, चाहे आप कितना भी हमें मजबूर कर लो। समझ गए ना, स्टिक टू। अब देखो इससे मिलता जुलता है स्टिक विद, इसका मतलब भी वही है, किसी काम को जारी रखना, लेकिन इसका एक एडिशनल मीनिंग भी है, किसी के करीब रहना, है ना। स्टिक विद मी, आई विल हेल्प यू वेन एवर यू नीड माई हेल्प, मेरे पास में रहो, मेरी छाया में रहो, जब जब तुम्हें जरूरत होगी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो स्टिक विद का एक एडिशनल मीनिंग होता है किसी के साथ में स्टिक विद हो जाना, उसके क्लोज रहना, जब जब उसको आपको मतलब आप दोनों क्लोज रहोगे, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाओगे, है ना, स्टिक विद करोगे तो। तीसरा स्टिक बाय, इसका मतलब होता है अगर तो कोई इंसान है तो उससे लॉयल रहना, और अगर कोई प्रॉमिस है तो उसको पूरा निभाना। समझ गए मेरी बात को। आई विल स्टिक बाय माई वर्ड्स, मैं अपने शब्दों पे खरा उतरूंगा। आई विल स्टिक बाय माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों से लॉयल रहूंगा, वफादार रहूंगा। समझ गए ना, स्टिक बाय इस तरह से यूज होता है। आप अगर ध्यान से देखो ना तो टू विद और बाय में कुछ ज्यादा फर्क है नहीं, किसी चीज से ही आप जो है करते रहते हैं तो लॉयल भी होते हैं उस चीज से, है ना, तो आप इनको इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, पर थोड़ा सा डिफरेंस है जो मैंने आपको इनके जरिए बताया। अब देखो आगे वाले, ये ध्यान से देखना। स्टिक एट, इसका मतलब होता है किसी चीज को हार्डवर्क करना और उस हार्डवर्क को कंटिन्यू रखना। जैसे यू विल हैव टू स्टिक एट योर स्टडीज, तुम्हें अपनी स्टडीज में हार्डवर्क को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। समझ गए ना, स्टिक एट मतलब अपनी कठिन मेहनत को किसी काम के लिए जारी रखना। अगला देखो स्टिक अराउंड, आप जब किसी को स्टिक अराउंड करवाते हो ना तो आप उसको कह रहे हो आसपास रहना, अराउंड रहना, स्टिक रहना, है ना, मतलब आसपास चिपके रहना मेरे, और बिल्कुल ऐसा रहना कि किसी चीज का वेट कर रहे हो आप। जैसे अपने किसी स्टेशन पे गेस्ट का वेट कर रहे हैं, अब आपके साथ में आपके फैमिली मेंबर्स भी हैं, सब बोर हो गए उसका वेट करते हुए, आपने बोला स्टिक अराउंड द ट्रेन इज अबाउट टू कम, आसपास रहना, ट्रेन आने वाली है। समझ गए ना मेरी बात को। आपको मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं कैसे इनको यूज करना है, मेरे बैक ऑफ द माइंड है क्योंकि मैं इनको 10 साल पहले कर चुका हूं, आज आपकी बारी है, आप भी इनको बिल्कुल जो है ना अच्छे तरीके से समझ सकते हो, ऐसे ही मैंने समझा था। लास्ट है स्टिक आउट, इसका मतलब होता है किसी के नोटिस में आना। जैसे आप अपनी जीभ निकालते हो ना, स्टिक आउट करते हो उसको, सबके नोटिस में आते हो उस जीभ को निकाल करके, है ना, वैसे ही स्टिक आउट को ऐसा समझे किसी के नोटिस में बना रहना। अब जिसको कैसे होगा ये, द वर्कर डिसाइडेड टू स्टिक आउट अंटिल देयर डिमांड्स वर ग्रांटेड, जो वर्कर्स थे, जो मजदूर थे, कारीगर थे, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम नोटिस में रहने वाले हैं, स्टिक आउट हम करेंगे जब तक हमारी डिमांड्स को पूरा ना कर दिया जाए। तो हम धरने पे बैठेंगे, शोर मचाएंगे, जो करना करेंगे, हम स्टिक आउट करेंगे जब तक हमारी मांगों को मान ना लिया जाए। ये हो गया स्टिक वर्ड का पोस्टमार्टम। मसाला आपका तैयार है, कोशिश करो बढ़िया सी इसकी सब्जी बनाओ, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इनको नोट कर लेना, भूल जाओगे आप, नहीं याद रख पाओगे, मैं फिर करवाऊंगा किसी दिन, पर तब तक है ना नोट करके रखोगे तो आपको अच्छे से याद रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक समरी मैं आपको दे देता हूं, मालूम चले आपको क्या किस बारे में लिखा गया है। उससे पहले एक है ना जरूरी चीज, जो लोग एडिटोरियल्स में बहुत स्ट्रगल करते हैं, और खास करके वो लोग जो एसएससी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, खास करके वो वाले लोग, अगर आप ग्रामर पोर्शन को थोड़ा सा सॉलिड कर लो ना, मार्क्स तो बूस्ट करोगे ही, आप किसी भी एडिटोरियल को पढ़ने में बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे। ग्रामर को अगर आपको बूस्ट करना है, चैनल के ऊपर होम पेज पे जाकर के ग्रामर की प्लेलिस्ट को फॉलो करें। होम पेज के ऊपर कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कंप्लीट एग्जाम्स बाय वाईटी, देखो 26-27 वीडियो में 80% ग्रामर हो चुकी है, 20% मैं और ले आऊंगा महीने 1.5 महीने में। इन सब वीडियोस को फॉलो करके ग्रामर को दुरुस्त करें। इसके बिल्कुल नीचे प्रीमियम कंटेंट की वीडियोस हैं, जिनको ज्वाइन करके आप एग्जाम में अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हैं। एसएससी की अलग प्लेलिस्ट है और बैंक्स की अलग प्लेलिस्ट है। प्रीमियम मेंबर बनने के लिए ज्वाइन बटन को क्लिक करें, आपको एक वीडियो प्ले होगी, सब कुछ बताया जाएगा, कैसे आपको क्या मिलेगा और कैसे ज्वाइन करना है ना। इस वीडियो को प्ले करके जरूर देखें। चलिए आपको मैं समरी दे देता हूं। समरी ये है, फ्रेंच ओपन में हमारे राफेल नडाल जो हैं फिर से जीत गए हैं। बहुत ही कोरोना के बीच में हुआ है, राफेल नडाल को भी कोरोना हो गया था फ्रेंच ओपन से पहले। हमारा एडिटोरियल क्या कह रहा है सब कुछ बदल गया पर नडाल नहीं बदला और ना फ्रेंच ओपन बदला। आज फिर से वही नडाल है, 15-20 साल बाद फ्रेंच ओपन की ट्रॉफी को घर लेकर के जा रहा है। कह रहे एक ऐसा स्पोर्ट्समैन है जो हिस्ट्री में याद रखा जाएगा, अपने बुढ़ापे में भी उसी जवानी के साथ आज भी हर स्पोर्टिंग टूर्नामेंट को जीतने का जो है बूता रखता है। तो इसको इसने ग्लोरीफाई किया, इसकी खराबियां, इसकी कमजोरियां, उनके बावजूद ये कैसे आगे आता है, इस चीज को इसने बहुत अच्छे से
इस एडिटोरियल में लिख करके बताया। समझ गए ना? तो बस यही है, नडाल को इसने अच्छे से लॉडेटरी टोन के अंदर बहुत सारी प्रशंसा की है। तो आप इसकी समरी को डालें कमेंट सेक्शन में लिख करके, आपकी लिखने की प्रैक्टिस होगी। आज की टोन नोट करें, ग्लोरीफाइंग या लॉडेटरी, किसी की प्रशंसा करना, बहुत ही बड़ाई करना। ठीक है ना? शुरू करें। तो 2020 फ्रेंच ओपन वॉज अनलाइक एनी प्रीवियस एडिशन ऑफ द मेजर। 2020 का जो फ्रेंच ओपन है ना, वो था बिल्कुल अलग। अनलाइक मतलब बिल्कुल अलग। किससे अलग? किसी भी पहले वाले एडिशन से, वर्जन से, इस मेजर के, इस बड़े स्पोर्टिंग टूर्नामेंट के। मेजर का मतलब होता है फ्रेंच, ये जो अपने टेनिस है ना, इसमें मेजर का मतलब होता है बड़ा स्पोर्टिंग टूर्नामेंट। जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन है, फ्रेंच ओपन है। तो कह रहा है ये जो टूर्नामेंट था ना, ये इस बार का बिल्कुल अलग था पहले कोई भी ऐसे बड़े टूर्नामेंट से जो 2020 से पहले हुआ है। सिंपल सेंटेंस है ना? आगे बढ़ते हैं। कह रहे द कोविड-19 पैंडेमिक ensured that players who are usually accustomed to embracing the summer warmth of Paris had to endure the autumnal cold and rain। अब ये बता रहे क्यों अलग है ना, क्यों अनलाइक है। कह रहे जो कोविड-19 पैंडेमिक है ना, इसने इंश्योर कर दिया, एकदम कर दिया पक्का। अच्छा, क्या पक्का कर दिया? कह रहे जो खिलाड़ी है ना, प्लेयर्स, खिलाड़ी जो कि अक्सर अकस्टम टू होते हैं, जो कि अक्सर आदी होते हैं एम्ब्रेस करने के, एक्सेप्ट करने के समर की वार्मथ को, गर्मी को, समर की है ना, गर्मी के दिनों की, और कहाँ की गर्मी? पेरिस की। कह रहे जो ये खिलाड़ी है ना, जो अक्सर आदी होते हैं पेरिस की गर्मी का एम्ब्रेस करने का, इनको कह रहे इन प्लेयर्स को हैड टू करना ही पड़ा। अच्छा, क्या करना पड़ा? इनको एंड्योर करना पड़ा, सहना पड़ा। ऑटमनल कोल्ड और रेन को, पतझड़ की सर्दी और बरसात को। तो इस बार कोविड के कारण गर्मियों की बजाय पतझड़ में ही हो रहा है। तो कह रहे इसलिए अलग था क्योंकि कोरोना ने पक्का कर दिया इस बार कोई गर्मी वर्मी नहीं। आपकी आदत जो है खराब हो चुकी है सब प्लेयर्स की। इस बार आपको सर्दी में और बरसात में फ्रेंच ओपन करवाएंगे। समझ गए ना? अच्छा लिखा हुआ, मजा आएगा आपको पढ़ने में। वर्ड्स देखना, देखो एंड्योर करना मतलब सहना, टॉलरेट करना, बेयर करना, विथस्टैंड करना। इस वर्ड को बेयर बोले, इसको बियर ना बोले। बेयर का मतलब होता है भालू और बेयर का मतलब होता है सहना। अगर बियर बोलना है तो वो वाली बियर है, अभी आप जानते हो कौन सी वाली बियर है ना? वो अलग है, ये अलग है। तो BEAR बेयर। अच्छा, इम्ब्रेस करना मतलब किसी को गले लगाना या किसी को एक्सेप्ट करना। जब आप गले लगाते हो तो उस आदमी से निपटते भी हो, डील विद भी करते हो, एक्सेप्ट भी करते हो और होल्ड टाइटली भी करते हो। तो इम्ब्रेस के तीनों ही मीनिंग होते हैं। अकस्टम टू के बाद में वर्ब की ING फॉर्म आएगी, कल ही मैंने बताया था क्यों आएगी। वही सारे के सारे 22 फ्रेजेस को याद करो जिनमें टू के बाद वर्ब की ING फॉर्म आती है। की टू, अकस्टम टू, हैबिचुअल टू, क्रिटिकल टू, है ना, सबके बाद में। चलिए आगे बढ़े। ऑटम होती है पतझड़। इसके लिए मैंने ब्यूटीफुल पिक्चर्स निकाल के रखी हैं जो मैं आपको दिखाता हूं अभी। देखो ये होती है ऑटम, है ना, हिंदी में हमारे यहाँ बोलते हैं इसको पतझड़। ऐसा खूबसूरत मौसम होता है। यहाँ पे इस वक्त फ्रेंच ओपन चल रहा था, है ना, ऐसे मौसम के अंदर। ठीक है ना? चलो आगे बढ़े। कह रहे द न्यू रिट्रैक्टेबल रूफ ओवर कोड फिलिप चैटवियर, है ना, प्ले अंडर लाइट्स एंड द रिपोर्टेडली स्लो एंड हैवी विल्सन बॉल्स मेड क्ले कोर्ट टेनिस ड्रास्टिकली डिफरेंट। अब ये खेल बताएगा क्यों अलग हुआ। कह रहे जो नई रिट्रैक्टेबल रूफ आई है, नई बंद हो जाने वाली है, खुल जाने वाली जो छत आई है इस कोर्ट के ऊपर, मैदान के ऊपर। अच्छा, कोर्ट का नाम क्या है? फिलिप चैटवियर, है ना, इस कोर्ट का नाम है फ्रांस के। कह रहे ये जो रूफ आई है। अच्छा, दूसरी चीज, और जो प्ले हुआ है, जो खेल हुआ है लाइट्स के नीचे। अच्छा, तीसरी चीज, और कथित तौर पे स्लो और हैवी, भारी और धीमी जो विंसल बॉल्स है ना, जिन बॉल से हमने टेनिस इस बार खेला है। कह रहा इन तीनों चीजों ने ना, इस छत ने, इस लाइट्स के नीचे खेलने और इन भारी गेंदों ने, कह रहे इन तीनों चीजों ने मेड बना दिया। और क्या बना दिया? क्ले को, टेनिस को ड्रास्टिकली डिफरेंट, बहुत ही ज्यादा अलग। समझ गए सेंटेंस को? तो तीन सब्जेक्ट है हमारे पास, कॉमा और एंड से जुड़े हुए हैं। पहला है रूफ, दूसरा है प्ले, तीसरा है बॉल्स। तीनों ने कर दिया मेड नाम की वर्ब को यूज, और क्या मेड कर दिया? बहुत ही डिफरेंट, ड्रास्टिकली बना दिया। आ जाओ वर्ड्स देखने वाले। रिट्रैक्टेबल वो होता है जो खुल जाए, बंद हो जाए, है ना। अगर कोई आजकल ऐसे जो है ना मैदानों के ऊपर, कोर्ट्स के ऊपर और ग्राउंड्स के ऊपर ऐसी रूफ आ रही है जिसमें बरसात आएगी ना तो वो रूफ अपने आप बंद हो जाएगी, तो आप अंदर खेलते जाओ। तो ऐसा ही इस बार फ्रेंच ओपन के अंदर इन्होंने किया।
ड्रास्टिक हर वो चीज है जो एक्सट्रीम होती है, बहुत ज्यादा होती है। ड्रास्टिकली को हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये किसी चीज की डिग्री को बताती है। कितनी डिफरेंट, अरे भाई ड्रास्टिकली डिफरेंट, हाईली डिफरेंट, है ना, एक्सट्रीमली डिफरेंट। ये सारे वर्ड्स एलवाई वाले जनरली एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाते हैं, किसी एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब की विशेषता को बताते हैं, ऐसा समझ लेना डिग्री को। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे आएगा एडवर्ब, है ना, 2 वीक के अंदर एडवर्ब आपको करवा दूंगा, सारी एडवर्ब 2 वीक के अंदर आपको करवा दूंगा। बना रहा हूं वीडियोस, थोड़ा सा पेशेंस रखना। कह रहे व्हाट वाज अनचेंज्ड हाउएवर was Rafael Nadal holding aloft the Coupe des Mosquitarius for a record extending 13 times in 15 years and the patented trophy biting celebration। कह रहे जो चीज नहीं बदली ना, ये तो सब बदल गया, लाइटों वाइटों में गेम हो रहा है। कह रहे जो चीज नहीं बदली, हालांकि वो थी, अच्छा क्या थी भाई, राफेल नडाल जो होल्ड करता हुआ था किसको, हवा के अंदर अपने सर के ऊपर इस कूप डेस मॉस्किटोरियस को। अब देखो ये कोई ट्रॉफी का नाम है जिसको फ्रेंच के अंदर उन्होंने उसका नाम ही लिख दिया। तो कह रहा है बस यही नहीं बदला, नडाल इस बार भी अपने सर के ऊपर इस ट्रॉफी को रख के बैठा था अलोफ्ट, है ना। और कब, 15 सालों में रिकॉर्ड एक्सटेंडिंग 13वीं बार, पिछले 15 साल में से 13 बार ये ट्रॉफी अपने घर लेके गया नडाल। और क्या कह रहा है, इसने पेटेंट कर रखा है, और जो इसका ट्रॉफी बाइटिंग सेलिब्रेशन है, लास्ट में क्या होता है, जो विनर होता है ना वो ट्रॉफी को बाइट करता है और एक फोटो खिंचवाता है, तो उसको बोलते हैं ट्रॉफी बाइटिंग सेलिब्रेशन। कह रहा बस यही नहीं बदला, बाकी तो सब बदल गया, ट्रॉफी इस बार भी नडाल के घर गई है सेलिब्रेशन के साथ। सेंटेंस में देखने वाले वर्ड, अलोफ्ट का मतलब होता है सर के ऊपर, ओवरहेड, है ना, हाई अप, हवा में ऊपर। ये एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एडवर्ब ऑफ प्लेस वो एडवर्ब होती है जो किसी चीज की जगह को बताती है ना। वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हो, मेरा जवाब है आई एम गोइंग नॉर्थ, मैं उत्तर दिशा में जा रहा हूं। अब ये नॉर्थ है ना, उत्तर दिशा, जो प्लेस बता रही है ये कहलाएगी एडवर्ब ऑफ प्लेस। आएगा एडवर्ब्स में, थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं अभी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। करे द स्ट्रेट सेट्स डिमोलिशन ऑफ वर्ल्ड नंबर 1 नोवाक जोकोविक, हिज टफेस्ट राइवल, ब्रॉड द स्पेनियर्ड लेवल विद रोजर फेडरर्स मेंस रिकॉर्ड फॉर ग्रैंड स्लैम टाइटल्स दैट इज 20 एंड हैज सेट अप अ माउथ वाटरिंग 2021। अच्छा सेंटेंस है, ध्यान से देखना। करे तो स्ट्रेट सेट डिमोलिशन है, सीधे सीधे सेट्स में ढहाने का काम है। डिमोलिशन तो जानते हो आप, ढहाते हैं किसी चीज को, है ना। स्ट्रेट सेट मतलब सीधे सीधे सेट। करे सीधे सीधे सेट लगा के ढहाने का जो काम है ना, और किसका, दुनिया में नंबर 1 का नोवाक जोकोविक का, है ना। अच्छा कौन जोकोविक है, कह रहे ये वो आदमी है जो उसका टफेस्ट राइफल है, जो कि हमारे नडाल का सबसे बड़ा जो है प्रतिद्वंदी है। कह रहा है ये जो डिमोलिशन आया ना, इस जोकोविच को गिराने का जो काम आया ना, अब इसकी वो भाई ये बॉट। कह रहा है ये लेकर के आ गया हमारे स्पेनियर्ड को, हमारे नडाल जो स्पेन के आदमी है, स्पेनियर्ड है ना, ये कहां ले आया, ये बराबरी में ले आया, लेवल विद ले आया रोजर फेडरर के मेंस रिकॉर्ड के साथ, जो कि है 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स का। और इसी डिमोलिशन ने हैज सेट अप, इस्टेब्लिश कर दिया है, पक्का कर दिया है 2021 का माउथ वाटरिंग, है ना। माउथ वाटरिंग क्या होता है, आपको मैं रसगुल्ले दिखा दूं मुंह से पानी आने लगेगा, दोज रसगुल्लास बिकम माउथ वाटरिंग, है ना। अब 2021 इस नडाल आदमी के लिए बहुत माउथ वाटरिंग है, क्योंकि ये इसका फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। अब शायद ये दुनिया का नंबर 1 हो जाएगा रिकॉर्ड के मामले में। समझे सेंटेंस को। तो इसने क्या किया, जोकोविच को गिराया और अपने फेडरर के बराबर आया, और 2021 के लिए एक माउथ वाटरिंग जो है ना सेटअप कर दिया है, ऐसा एक टूर्नामेंट जो है ना बना दिया है। अब आ जाओ सेंटेंस में देखने वाला फ्रेज आया है, लेवल विद। सिंपल सा फ्रेज है, ब्रिंग समवन लेवल विद समथिंग, टू मेक इक्वल टू और टू मैच विद, है ना। जब आप लेवल विद किसी के साथ हो जाएंगे ना, तो आप उसके लेवल पे आ जाएंगे, आप उसकी बराबरी कर लेंगे, आप उसके सामने आकर के आंखों में आंख डाल करके उसको देखेंगे। बस यही काम इसने करवाया है, हमारे नडाल को फेडरर के सामने लेवल विद करके ले आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेटअप एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है इस्टेब्लिश करना। बट नडाल्स प्रिपरेशन फॉर द टूर्नामेंट वॉज फार फ्रॉम आइडियल। अब इसकी प्रिपरेशन की बात करेगा, इसको कोरोना जो हुआ था ना, पर नडाल की जो प्रिपरेशन थी ना इस टूर्नामेंट की, वो आइडियल से, वो आदर्श से, वो बेस्ट से बहुत दूर थी। मतलब जो होनी चाहिए उससे इस बार प्रिपरेशन बहुत फीकी थी, बहुत कम थी। अब देखो कैसे कम थी। द कोरोना वायरस सिचुएशन स्पेशली इन द होम कंट्री हैड लेफ्ट हिम डीपली डिस्ट्रेस्ड।
कह रहे जो कोरोना वायरस की सिचुएशन है, खास करके उसके खुद के घर में है ना, स्पेन के अंदर, उसने उसे छोड़ दिया था बहुत ही ज्यादा एंशियस, डिस्ट्रेस्ड और वरीड, है ना। इस वजह से कोरोना वायरस के कारण नडाल बहुत ही परेशान था। स्पेन में तो आप जानते हैं कितना कोरोना ने उत्पात मचाया है ना, तो बड़ा ही नडाल को इफेक्ट किया कोरोना वायरस ने। समझे आगे। अ क्वार्टर फाइनल लॉस इन रोम लास्ट मंथ meant that the 34-year-old entered Roland Garros without winning a clay event for the first time in his career। कह रहे जो क्वार्टर फाइनल लॉस आई थी रोम के अंदर, इटली की राजधानी में पिछले महीने, उसका मीनिंग ये था। अब देखो लॉस की वर्ब है मेंट, लॉस का ये मीनिंग था, लॉस ये मीन करती थी। अच्छा क्या मीन करती थी कि 34 साल का जो ये आदमी है, 34 ईयर ओल्ड है, इसने एंटर कर दिया, ये घुस गया रोलैंड गैरोस में, इस टूर्नामेंट में बिना जीते एक क्ले इवेंट को पहली दफा उसके पूरे करियर के अंदर। अब ये बात जो टेनिस देखते हैं वो समझते होंगे, जो नहीं देखते हैं वो नहीं समझ पाएंगे। बस मतलब समझ लें आप कि ये जो क्वार्टर फाइनल हारा था ना, उसके बाद एक नई बात हुई। आज तक जो है ना, ये बंदा रोलैंड गैरोस नाम के टूर्नामेंट में बिना क्ले इवेंट को जीते नहीं गया था। अब देखो रोलैंड गैरोस क्या है, ये आपको नेट पे सर्च करना पड़ेगा। शायद फ्रेंच ओपन को रोलैंड गैरोस बोला जाता है ना। अब देखने वाला वर्ड देखेंगे एंटर। एंटर को मैं 10,000 बार करवा चुका हूं आपको, है ना। कब एंटर के बाद ऑन आता है, कब इनटू आता है और कब कुछ भी नहीं आता। फिर करवा देता हूं ताकि आपका रिवाइज होता रहे। जिनको याद है वो एक बार खुद से रिवाइज करने की कोशिश करें। देखो एंटर का मतलब होता है घुसना। अगर आप किसी कमरे में घुस गए हो, किसी हॉल में घुस गए हो, किसी जगह में घुस गए हो, तो एंटर के बाद में नो प्रीपोजिशन लगाएं। मतलब कोई प्रीपोजिशन एंटर के बाद में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि एंटर के बाद में जहां घुस रहे हो सीधे सीधे उस जगह का नाम लिख दें। शी एंटर्ड द क्लासरूम, वी एंटर्ड द मूवी हॉल। एंटर के बाद में कोई प्रीपोजिशन नहीं। तो सर ये इनटू और ऑन क्या है? देखो इनटू का मतलब है अगर एंटर कर रहे हो आप इन सब चीजों के अंदर। कौन सी सब चीजें? ये वाली, किसी डील में, किसी आर्गुमेंट में, किसी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी अरेंजमेंट में, किसी डिस्कशन में। समझ गए ना? जब इन चीजों के अंदर आप एंटर करते हो ना, किसी डील में, किसी करार में, कॉन्ट्रैक्ट में, तब आप एंटर इनटू करते हो। बोथ द कंपनीज एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। दोनों कंपनियों ने एक करार को एंटर इनटू कर दिया, उसमें आ गई। ठीक है ना। अच्छा तीसरा क्या? एंटर ऑन। इसका मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत करना, किसी नए करियर की, किसी नई रिलेशनशिप की। आप ऐसा बोल सकते हो, शी एंटर्ड ऑन अ न्यू करियर एज अ कार्टूनिस्ट। एक कार्टूनिस्ट के तौर पे उसने एक नए करियर की शुरुआत की, एंटर ऑन किया। समझ गए ना? एंटर ऑन कब लगाना है, एंटर इनटू कब लगाना है, और एंटर के बाद में जब ये दोनों किससे ना हो तो एंटर के बाद में नो प्रीपोजिशन आएगी। अब ध्यान से देखो, ही एंटर्ड रोलैंड गैरोस। अब देखो यहां पे कोई करार डील तो हो नहीं रही, ना कोई शुरुआत हो रही है, तो एंटर के बाद में ना इनटू आया है, ना इसके बाद में ऑन आया है। ठीक है, चलो कह रहे हैं आगे बढ़ते हैं। कह रहे बट द वे नडाल नेगेटेड ऑल पोटेंशियली इनहिबिटेड फैक्टर्स and reached unprecedented heights of excellence against an opponent who was undefeated in the 5 straight Grand Slam finals, was gunning for his 18th major, and whose only loss in 38 matches this year was through a disqualification in unfortunate circumstances, made the victory probably his best। अगर आपको अपने आप को टेस्ट करना है ना, मेरी हेल्प के बिना इसका मतलब निकाल लो 100% अंडरस्टैंडिंग के साथ। आप 10%, सिर्फ 10% रह गए अगर आप में कोई कमी भी है तो 90% आपका काम हो चुका है। अब देखो इस सेंटेंस को कैसे समझना है, ध्यान से समझो। करे लेकिन बट द वे, वो तरीका। अच्छा कौन सा तरीका भाई? जिसके अंदर नडाल ने सामना किया, निगेट किया सभी के सभी पोटेंशियली इनहिबिटेड फैक्टर्स का, ऐसे फैक्टर्स का, ऐसे कारणों का जो पोटेंशियली इनहिबिटिंग है, जिनमें ताकत है इसको रोकने की, इसको रिस्ट्रेन या लिमिट करने की। करे लेकिन वो तरीका जिसमें नडाल ने सबको निगेट कर दिया, उन सारे फैक्टर्स को जो इसे रोकते थे, और ये पहुंच गया एक ऐसी हाइट पे जो अभूतपूर्व थी, अनप्रेसिडेंटेड थी, जिस पे आज तक कोई नहीं पहुंचा था। अच्छा कौन सी हाइट थी? ये थी एक्सीलेंस की, महानता की। अच्छा कहां पे थी ये? अगेंस्ट एक ओपोनेंट, एक प्रतिद्वंदी राइवल ओपोनेंट के खिलाफ थी। अच्छा कौन ओपोनेंट था ये? जो कि अनडिफीटेड था, जो कि आज तक हारा नहीं था। अच्छा कहां नहीं हारा था? पिछले 5 सीधे सीधे ग्रैंड स्लैम फाइनल्स के अंदर। अच्छा और कौन था ये? कह रहे जो गन फोर कर रहा था, जो पूरी कोशिश कर रहा था पाने की अपने 18वें मेजर को, अपने 18वें ग्रैंड स्लैम को। अच्छा और कौन था ये? और कह रहे जिसका महज अकेला लॉस जो था ना, हार थी 38 मैचों में इस साल,
वो थी बाया जरिए थ्रू एक डिस्क्वालिफिकेशन के अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेज में, ऐसे सर्कमस्टेंसेज में जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट थे। कह रहा ऐसे एक बंदे को इसने हराया है जो ये सब काम कर चुका है। अब देखो कह रहे इस तरीके से जो इसने काम किया ना, द वे, उस तरीके ने मेड बना दिया इस विक्ट्री को प्रोबेबली सबसे ज्यादा बेस्ट, है ना, हिज बेस्ट, आज तक की उसके सबसे अच्छी विक्ट्री। देख रहे हो सेंटेंस कॉम्प्लिकेटेड है पर पढ़ोगे धीमे धीमे तो समझ में आएगा। एक बार रिपीट कर देता हूं, सब्जेक्ट वर्ब मिलाना मैथ्स के फॉर्मूला जैसा है। द वे की वर्ब है मेड, नडाल की वर्ब है नेगेटेड और रीच्ड, हु की वर्ब है वॉज और गनिंग फॉर, और ओनली लॉस की वर्ब है वॉज। अब देखो कैसे बना, कह रहे लेकिन जिस तरीके से नडाल ने सामना किया, चुनौती दी, हरा दिया सारे के सारे संभावित तौर पे उसको रोकने वाले फैक्टर्स को, और यही नडाल पहुंच गया ऐसी अनप्रेसिडेंटेड हाइट्स पे जो थी एक्सीलेंस की, एक ऐसे ओपोनेंट के खिलाफ। अब देखो ये ओपोनेंट कौन है, ये बीच में इसने यहां से यहां तक बताया। कह रहे जो आज तक हारा नहीं पिछले 5 ग्रैंड स्लैम फाइनल्स के अंदर, और जो गन फोर कर रहा था, कोशिश कर रहा था पाने की 18वें मेजर को, और जिसकी महज अकेली ऐसी लॉस आई थी 38 मैचेस में इस साल, जो आई थी एक डिस्क्वालिफिकेशन से अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेज में, हालातों में। कह रहे इस वे ने ना, इस तरीके ने नडाल की विक्ट्री को बेस्ट बना दिया है, आज तक की सबसे बेहतर बना दिया है। अब शायद समझ गए होंगे आप, है ना, ऐसे ही पढ़ा जाता है। एक किताब पढ़ो, 10 किताब पढ़ो, लास्ट में यही फॉर्मूला पे आके रुकोगे, सब्जेक्ट वर्ब सब कुछ आपका क्लियर कर देगा। अब देखो वर्ड्स देखते हैं। निगेट करना मतलब 3 मतलब होते हैं इसका, किसी चीज को फॉल्स प्रूव करना, किसी चीज को अपोज करना, और किसी चीज को इनइफेक्टिव बनाना। मैं आपको बोलूं कैन यू निगेट साइंस, क्या तुम साइंस को निगेट कर सकते हो, इसका मतलब है क्या तुम साइंस को फॉल्स प्रूव कर सकते हो। अच्छा, गन फॉर करना मतलब सिंपल सी वर्ब है, फ्रेजल वर्ब। सीक करना, ट्राई टू अचीव करना, है ना, सीक वर्ब का सिनोनिम है गन फॉर नाम की फ्रेजल वर्ब। अब चलो आगे बढ़ेंगे, आज का ग्रामर कॉन्सेप्ट भी इसी सेंटेंस में है ना, उसको भी देख लेना। आपने हु और हूम मेरे साथ सीखा है, आपने हुज भी मुझसे सीखा है। आज मैं तीनों को एक साथ ले रहा हूं एक ही वीडियो में, हु, हुम और हुज के अंदर तीनों में से चूज करना, तो आप क्या चूज करोगे। 5 सेंटेंस आपके सामने हैं, 5 ब्लैंक्स हैं। पहले अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा लो, कहां पे क्या लगाओगे, फिर मैं दौड़ा रहा हूं आपके सामने, आपको मालूम चल जाएगा कैसे आपको करना था। मैं सब्जेक्ट वो मार्क कर रहा हूं इतनी देर में, मुझे 5-10 सेकंड दो। सब्जेक्ट वर्ब दिमाग में मार्क कर लोगे तो इजी है, नहीं तो ये करते रह जाओगे आप, है ना, मुश्किल हो जाएगा आपके लिए बहुत। चलो यहां पे और वर्ब्स को मार्क कर देता हूं ताकि आपको सही फॉर्मूला पता लगे। ये आ जाएगी आपकी वर्ब रेड में, और ये आ जाएगी आपकी वर्ब रेड में। चलो आ जाओ। हु और हुम और हुज का फॉर्मूला क्या होता है, पहले आप ये डिसाइड कर लो हु आएगा या हुम आएगा, हुज मैं अपने आप बता दूंगा। देखो आपको मालूम है जितने सेंटेंस में सब्जेक्ट उतनी वर्ब्स। इस सेंटेंस में कितने सब्जेक्ट आए हैं, एक सब्जेक्ट आया है रिसेप्शनिस्ट नाम का, ठीक है ना। वर्ब कितनी आई हैं, पहली वर्ब आई है कॉल्ड, दूसरी वर्ब आई है वॉज वेटिंग। अगर 2 वर्ब्स आई है ना तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ हु आ सकता है, क्योंकि हु खुद एक सब्जेक्ट होता है। आपके पास 2 वर्ब्स हैं, सब्जेक्ट एक है, तो एक सब्जेक्ट और घुसा दो। हुम घुसाओगे तो वो ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो उसको तो आप घुसा ही नहीं सकते। आप क्या घुसाओगे यहाँ पे, हु को, ताकि आपको एक सब्जेक्ट यहां पे और मिल जाए और आपका सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट हो जाए। तो मैं हु को कॉपी कर रहा हूं और यहां पे डाल रहा हूं, तो यहां पे ऐसे आपका सेंटेंस बनेगा। आपको पता लगा यहां पे ना हुम आएगा ना हुज आएगा, बल्कि हु आएगा। दूसरा देखो यहां पे कितने सब्जेक्ट, देखो यहां पे 2 सब्जेक्ट हैं, पहला है रिसेप्शनिस्ट, दूसरा है शी। अच्छा यहां पे कितनी वर्ब्स, देखो यहां पे 2 वर्ब्स हैं, पहली है कॉल्ड, दूसरी है हैडंट गिवन। इतनी सी पार्सिंग कर ली तो आपको पता लग जाएगा यहां पे और कुछ नहीं आ सकता, सिर्फ और सिर्फ हुम आएगा। समझ गए क्या आएगा मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ हुम आएगा। अब देखो यहां पे हुम की जगह पे यहां पे हुज भी आ सकता था। अब हुज क्यों आएगा वो देखो तीसरे सेंटेंस से आपको पता लगेगा, है ना। यहां पे कितने सब्जेक्ट हैं, 2 सब्जेक्ट हैं, पहला रिसेप्शनिस्ट, दूसरा है फाइल। 2 सब्जेक्ट है, 2 वर्ब्स हैं। सर का फॉर्मूला लगाया और यहां पे हमने हुम को घुसा दिया। सर ने बताया था 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब्स हो जाए, बात खत्म हो गई। आपको हुम घुसाना है और आगे सेंटेंस को पूरा कर देना है। पर यहां पे हुम नहीं हुज आएगा, क्यों, देखो रिसेप्शनिस्ट ने कॉल किया उस कस्टमर के नाम को जिसकी फाइल को प्रोसेस किया जा रहा था। यहां पे देखो रिसेप्शनिस्ट ने कॉल किया उस कस्टमर के नाम को जिसको उसने टोकन नहीं दिया था। यहां पे हुम जो है ना
ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है भाई? इस गिव नाम की वर्ब का। टोकन दिया गया और किसको दिया गया? whom को दिया गया। समझ रहे हो मेरी बात को? वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, उस केस में आप whom यूज करते हो। पर यहां पे फाइल वॉज बीइंग प्रोसेस्ड, ये तो पैसिव वॉइस है, यहां पे तो वर्ब का ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। मतलब यहां पे एक पजेसिव की जरूरत है, जिसकी फाइल, रिसेप्शनिस्ट ने बुलाया उस कस्टमर को जिसकी फाइल को प्रोसेस किया जा रहा था। समझ रहे हो मेरी बात को? ये हुज जो है ना, फाइल के लिए एक एडजेक्टिव काम कर रहा है, इस वजह से इसको हम यहाँ पे जो है ना हुज लगाएंगे। आई थिंक समझ गए होंगे हु, हुम और हुज कैसे लगेगा। अगर आपके आने वाले क्लोज का ऑब्जेक्ट हो तब हुम लगेगा, अगर आने वाले क्लोज को सब्जेक्ट चाहिए हो तो हु लगेगा, अगर आने वाले क्लोज के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो बल्कि क्लोज के सब्जेक्ट के लिए एक एडजेक्टिव की जरूरत हो तब लगेगा हुज। अब आगे देखो, द रिसेप्शनिस्ट अनकैप्ड हर पेन, रिसेप्शनिस्ट ने अपने पेन का ढक्कन उतारा। अब देखो कह रहा है कलर वॉज ब्राइट, जिसका कलर बहुत ही ब्राइट था। कितने सब्जेक्ट आए हैं? 2 सब्जेक्ट आए हैं। कितनी वर्ब्स आई हैं? 2 वर्ब्स आई हैं। पहला सब्जेक्ट रिसेप्शनिस्ट, इसको कलर अलग दे दिया मैंने, जस्ट अ मिनट। पहला सब्जेक्ट रिसेप्शनिस्ट, दूसरा सब्जेक्ट कलर, पहली वर्ब अनकैप्ड, दूसरी वर्ब वॉज ब्राइट। आपके हिसाब से क्या आना चाहिए? हु तो नहीं आ सकता, या तो हुम आएगा या हुज आएगा। कलर वॉज ब्राइट, लिंकिंग वर्ब लगी हुई है, ऑब्जेक्ट तो यहां पे आ ही नहीं सकता। समझ रहे हो? इस क्लोज का कोई ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। मतलब यहां पे हुम का कोई काम नहीं है, यहां पे काम है हुज का। हुज कलर वॉज ब्राइट। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ो, हुज लगता है इंसानों के लिए। हुज किसके लिए लगता है? इंसानों के लिए। अगर यहां पे पेन की बात हो रही है ना, पेन की या पेन की बात हो रही है ना, तो हुज नहीं आएगा यहां पे, यहां पे आएगा ऑफ विच। समझ गए ना? हुज होता है हु का पजेसिव, ऑफ विच होता है विच का पजेसिव। अब यहां पे पेन की बात हो रही है तो हम लगाएंगे ऑफ विच। अब एक और चीज देखो, ऑफ विच जो है वो कलर के बाद में आएगा, ना कि कलर के पहले। द कलर, इससे पहले द भी लगाएंगे आप। द कलर ऑफ विच वॉज ब्राइट, रिसेप्शनिस्ट ने खोल दिया उस पेन के ढक्कन को जिसका कलर बहुत ज्यादा ब्राइट था। समझ गए मेरी बात को? पूरा स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं कैसे कैसे आपको आगे बढ़ना है और डिसाइड करना है कब क्या कहां पे लगेगा। हुज हमेशा हर जगह नहीं आएगा, हर जगह आएगा जब जहां पे इंसान हो, जैसे कस्टमर है। पर यहां पे पेन है आपके पास, पेन इंसान नहीं है, इसके लिए हुज लगाने के बजाय आप ऑफ विच का प्रयोग करेंगे। लास्ट देखो, दिस डायमंड वैल्यू हैज नेवर बीन असेस्ड इज प्राइसलेस, ये हीरा जिसकी वैल्यू को कभी भी असेस नहीं किया गया है बहुत ही बेशकीमती है। यहां पे वैल्यू के लिए आएगा दिस डायमंड, द वैल्यू है ना, तो यहां पे मैं वैल्यू के लिए लगाना चाहता हूं हुज को, पर गलती हो गई। हुज वैल्यू नहीं हो सकता, डायमंड जो है वो हुज ले नहीं सकता, तो मैं लगाऊंगा ऑफ विच। और कहां पे आएगा? वैल्यू के बाद। दिस डायमंड द वैल्यू ऑफ विच हैज नेवर बीन असेस्ड इज प्राइसलेस। समझ गए ना? इतना सही काम है। अगर आप समझ गए हो तो ये फॉर्मूला आपका हमेशा के लिए क्लियर है। कोई ये मत पूछना सर ये ऑफ विच बाद में क्यों आता है। आप हमेशा ऐसे लिखोगे, राम्स 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 पेन, और इसको ऐसे कैसे लिखोगे? पेन ऑफ राम। तो अगर आपको ऑफ लगाना है तो पेन के बाद में लगाना है। अगर आप ऐसा लिखो ऑफ राम पेन तो गलत हो जाएगा। वैसे ही अगर ऑफ विच लगाना है तो वैल्यू के बाद में लगाना है, ऑफ विच वैल्यू लिखा तो गलत हो जाएगा, इसलिए ऑफ विच की पोजीशन को भी चेंज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कूल कॉन्सेप्ट है, एक बार सीख लो, बार बार नहीं सीखना पड़ेगा। वुड ऑल्सो केम टू द फोर वॉज निडाल्स लॉन्जेविटी 15 years between the first and latest slam and a record 6 majors after turning 30 and his drive to constantly seek perfection। कह रहे कौन सी चीज जो सामने आई, वर्ड ऑल्सो केम टू द फोर, फोर का मतलब है सामने। कह रहे और कौन सी चीज है जो सामने आई? अच्छा वो चीज थी वॉज नडाल का लॉन्जेविटी, इसकी एंड्योरेंस, इसका स्टेमिना है ना। अब इसका स्टेमिना क्या है? कह रहे जो कि है 15 ईयर्स हैं पहले और उसके सबसे नए स्लैम के बीच में, तो 15 साल से ये टेनिस खेल रहा है। और कह रहे ये रिकॉर्ड 6वां मेजर है 30 साल का टर्न होने के बाद। तो कह रहे ये चीज भी सबके सामने आई, नडाल का स्टेमिना बहुत ज्यादा है, लॉन्जेविटी बहुत ज्यादा है। और क्या सामने आई? उसकी जो ड्राइव है ना, उसके जो डिजायर है, उसके अंदर जो पुश है, और किस चीज का? लगातार सीख करने का, परफेक्शन को, लगातार परफेक्शन को पाने का। तो ये चीज सबके सामने आई। नडाल कभी बूढ़ा नहीं हो सकता, 30 साल का होने के बावजूद एक के बाद एक खिताब को जीतता जा रहा है। लॉन्जेविटी आप समझ गए होंगे, एंड्योरेंस, लॉन्ग लास्टिंग एबिलिटीज, ड्यूरेबिलिटी, स्टेमिना इज कॉल्ड योर लॉन्जेविटी। जोकोविक्स रोल इन दिस इज सेंट्रल।
कह रहे इसके अंदर जोकोविक का जो रोल है ना, इसके उस दुश्मन का जिसको इसने अभी हराया है, उसका जो रोल है ना, वो भी इस काम में बड़ा ही सेंट्रल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो बताएगा इसके दुश्मन का क्या रोल था। कह रहे दो दे हैड मेट 55 टाइम्स बिफोर, वेरी फ्यू केम व्हेन बोथ वर एट देयर एब्सोल्यूट पीक्स। कह रहा हालांकि दोनों मिल चुके थे 55 दफा इससे पहले, आज 56वीं बार मिले है ना अपनी जिंदगी में। कह रहा 55 मैच हालांकि दोनों खेल चुके थे, फिर भी बहुत कम ऐसे मैच आए जब दोनों ही अपने पीक पे थे, अपनी सबसे अच्छी फॉर्म के अंदर थे। तो 55 बार के अंदर बहुत कम बार ऐसा हुआ जोकोविच और नडाल दोनों अपनी पीक फॉर्म पे हों, है ना। कह रहे येट देयर टैक्टिक्स हैव कंटिन्यूसली इवॉल्व्ड लाइक इन अ कैट एंड माउस गेम। कह रहे फिर भी उनकी जो टैक्टिक्स हैं, फिर भी उनके जो दांव पेच है ना, वो कंटिन्यूसली इवॉल्व हुए हैं, वो लगातार डेवलप हुए हैं, जैसे बिल्ली और चूहे के गेम में होता है। जोकोविक जो है ना, ये अगला फेडरर और नडाल का कॉम्बिनेशन है, जो इन दोनों ने नहीं किया ये अगले 10 साल में करेगा। कह रहे आफ्टर द नियरली 6 आवर लॉन्ग ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल डिफीट टू जोकोविच इन 2012, नडाल स्प्रूस्ड अप हिज अटैकिंग प्ले। तो कह रहे 2012 में कुछ डिफीट आई थी इसकी, है ना। कह रहे बाद में लगभग 6 घंटे लंबी ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल डिफीट के, अच्छा किससे डिफीट थी ये, जोकोविच से थी और 2012 में। कह रहे इसके बाद जो नडाल है ना, इसने स्प्रूस अप कर दिया, इसने तैयार कर लिया अपना अटैकिंग प्ले। तो उस विक्ट्री, उस डिफीट के बाद 2012 में नडाल को अकल आई थी कि जोकोविच से तो अटैक करना ही पड़ेगा इसके सामने, नहीं तो ये हरा के ही मानता है। अब स्प्रूस अप करना क्या होता है, एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब है आप किसी शादी वादी में जा रहे हो फंक्शन में, तो क्या करते हो, मुंह हाथ धोते हो, नहा भी सकते हो, है ना, अपने बाल वाल बनाते हो, ये जो सब काम करते हो ना उसको कहते हैं ग्रूमिंग। तो आप ग्रूम अप करते हो। नडाल ने भी यही किया, नडाल ने अपने आप को ग्रूम अप किया, अपने अटैकिंग प्ले को टिटिवेट किया, अपने आप को रेडी किया स्पेशल ओकेजन के लिए एक अटैकिंग प्ले के साथ। समझ गए ना, स्प्रूस अप अपने आप को किसी खास चीज के साथ तैयार करना, ग्रूम अप करना। कह सिंस द रिटर्न फ्रॉम द 15-16 स्लम्प ही कंटिन्यूसली वर्कड टू बेटर हिज बैकएंड एंड ब्रेक आउट ऑफ द लूजिंग पैटर्न्स जोकोविच ड्रू हिम इनटू। कह रहे तब से, अच्छा कब से, उसकी रिटर्न से, अच्छा कहां से रिटर्न आई, 2015-16 की मंदी से। तो 15-16 में ये मंदी में चला गया था बहुत, है ना, नडाल बहुत नीचे, इसकी रैंकिंग गिर गई होंगी। कह रहे वहां से जब से वापस आया है ना, उसने लगातार वर्क किया है अच्छा बेहतर बनाने के लिए उसकी बैकएंड की टेक्निक को, और ब्रेकआउट ऑफ करने के लिए, स्केप करने के लिए उस लूजिंग पैटर्न को, हारने के रुझान को, जिसमें जोकोविच उसको खींच करके ले आया था। तो उसने 3-4 पीट पीट के मारा इसको, पटक पटक के नडाल को, है ना। 15-16 के बाद नडाल ने कुछ नए दांव पैच पैंतरे सीखे और आज आप देख रहे हो 20 में जोकोविच को फिर से इसने हरा दिया। तो ऐसा इसने इस स्लम्प के बाद लगातार अपने ऊपर काम किया। ब्रेक आउट ऑफ करते हैं तो आप escape फ्रॉम करते हैं, किसी चीज से छूट निकलते हैं, बच निकलते हैं, है ना। कह संडे सीम्ड द कल्मिनेशन ऑफ ऑल द हार्ड वर्क। कह रहे ये जो संडे था ना, ये दिखाई देता था चोटी की तरह, कल्मिनेशन की तरह, क्लाइमेक्स की तरह सारे उस हार्ड वर्क की। तो जो 5 साल इसने किया है ना, इस संडे को इसने प्रूव कर दिया कि नडाल नडाल है, जोकोविच जोकोविच है। संडे को इसने कल्मिनेशन दिखा दिया, क्लाइमेक्स दिखा दिया अपने सारे हार्ड वर्क का। कल्मिनेशन वर्ड बहुत बार आया है, आपका जो फाइनल होता है ना वो होता है कल्मिनेशन, आपका हाईएस्ट पॉइंट। इसके सारे सिनोनिम्स हैं, आप इसको क्लाइमेक्स बोल दो, एक्मी बोल दो, एपेक्स बोल दो, कंक्लूजन बोल दो, है ना। कह रहा वाइल नडाल लेड जोकोविच बाय जस्ट 1 पॉइंट इन रैलीज लास्टिंग 5 शॉट्स और मोर 53-52, he crushed the Serb 53-25 in those that had 4 shots or less। कह रहे जहां नडाल ने लीड किया जोकोविच को, जहां नडाल जोकोविच के आगे रहा, महज 1 पॉइंट सभी उन रैलीज में जो चली 5 शॉट या उससे ज्यादा, है ना, उनमें बहुत आगे रहा, 1 कदम से आगे रहा। कह रहे जहां ऐसा हुआ वहां उसने क्रश भी कर दिया, दूसरी तरफ उसने एकदम चकनाचूर भी कर दिया इस जोकोविच नाम के सर्बियन को, सर्ब को 53-25 से उनके अंदर जिसमें 4 शॉट थे या उससे कम थे। तो जैसे ही कोई जो है ना सर्विस लंबी चलती थी, वहां तो इससे थोड़ा सा ही आगे होता था, पर छोटी सर्विस के अंदर नडाल हमेशा जोकोविच को आधे से कम मार्जिन पे हरा के बैठा था, है ना। यहाँ पे सिंपल सेंटेंसेस है, इसे रिपीट नहीं कर रहा हूं, आई थिंक आप समझ रहे होंगे।
कह रहा वेयर नडाल मेड जस्ट 9 बैकहैंड एरर्स, ही ड्रू 26 मोर फ्रॉम जोकोविच फेवर्ड विंग। कह रहे जहां पे नडाल ने महज 9 बैकहैंड एरर्स को किया, बैकहैंड एरर्स कुछ होती होंगी जिसमें आपके पॉइंट्स कटते होंगे, कह रहे जहां पे नडाल ने सिर्फ 9 एरर्स को किया, उसने वहीं पे ड्रॉ कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया 26 ज्यादा को, मतलब 9 + 26 मतलब 35 को। तो वहां उसने 35 को ड्रॉ किया जोकोविच के फेवरेट पसंदीदा विंग में से। तो जोकोविच का पसंदीदा विंग होगा बैकएंड, है ना, जहां पे अच्छे अच्छे शॉट मारता होगा, ये टेक्निक होगी। कह रहे वहां पे भी इसने 26 ज्यादा, जोकोविच से 26 गलतियां कम की, है ना, उससे बेहतर इसने परफॉर्म किया। कह रहा ओवर द लास्ट फोरनाइट दिस फर्स्ट स्ट्राइक स्ट्रेटजी was also perfected by the 19-year-old ईगा स्वेटेक। देखो मैं टेनिस का फैन नहीं हूं, बहुत कम फॉलो करता हूं, शायद गलत वर्ड्स बोल रहा हूं, गलत नाम बोल रहा हूं, इसलिए मुझे थोड़ा सा ना छूट दे देना आप, है ना, जो पढ़ते हो देखते हो टेनिस को। कह रहे लास्ट फोरनाइट के दौरान, ओवर द लास्ट फोरनाइट, पिछले पखवाड़े के दौरान, कह रहे ये फर्स्ट स्ट्राइक स्ट्रेटजी है ना, पहले चोट करने की, अटैक करने की जो स्ट्रेटजी है, इसको परफेक्ट किया गया 19 ईयर की इस लेडी के द्वारा। तो 19 साल की इस औरत ने भी, इस खिलाड़ी ने भी नडाल की स्ट्रेटजी को अच्छे से परफेक्ट किया है, उसने भी अच्छे से इसको आजमाया है ना, पिछले 15 दिन में। अब ये बताएगा इसने क्या किया। कह रहे द पोल फेल्ड द टेक्टिकली astute सोफिया कैनिन with a ruthless display of power and intelligence to claim her maiden major without losing a set। कह रहे जो बंदी है ना ईगा स्वेटेक, जिसका नाम हम गलत बोल रहे हैं शायद, कह रहे ये एक पोलैंड की पर्सन है ना, पोल मतलब पोलैंड के लोग। कह रहे जो पोलैंड की लड़की है, इसने फेल कर दिया, गिरा दिया, टैक्टिकली बहुत ही एस्ट्यूट, तकनीक के हिसाब से बहुत ही मंजी हुई सोफिया कैनिन को। और कैसे हराया, एक निर्दयी, कठोर, रूथलेस दिखावे के साथ, डिस्प्ले के साथ, जो था ताकत का और समझदारी का। और क्यों हराया, ताकि क्लेम कर सके, दावा कर सके अपनी पहली मेजर को बिना लूज किए एक सेट को। तो इसने, ईगा ने भी यही काम किया जो अपने नडाल ने किया है, अटैक करके इस सोफिया कैनिन को हराया है, जो कि बहुत ही मंजी हुई थी, टेक्टिकली बहुत मंजी हुई खिलाड़ी थी, है ना। वर्ड्स देखने वाले, फेल, फेल्ड, फेल्ड, ये आपको मैंने वर्ब की वीडियो में करवाया है, फेल और फॉल वर्ब कैसे चलती है ना। फेल का मतलब होता है गिराना, फॉल का मतलब होता है खुद गिरना। तो इसने, पॉल ने गिराया है इस सोफिया को, इसलिए हमने फेल्ड लिखा है, इस वर्ब को यूज किया है। एस्ट्यूट आप जानते हैं, बहुत ही मंजा हुआ हो, स्किलफुल हो, एड्रोइट हो, श्रूड हो, क्राफ्टी हो। श्रूड वर्ड को नोट कर लेना, बहुत ही अच्छा वर्ड है ना, एकदम मंजे हुए आदमी के लिए यूज करते हैं हमने, श्रूड एडजेक्टिव है। कह रहे द फ्रेंच ओपन हैज क्राउंड 4 स्ट्रेट फर्स्ट टाइम वीमेंस ग्रैंड स्लैम चैंपियंस, रिवॉर्डिंग स्टाइल्स रेंजिंग फ्रॉम ऑल आउट अटैक टू निम्बल फुटेड क्राफ्टीनेस। कह रहे इस बार का जो फ्रेंच ओपन है ना, इसने खिताब चढ़ा है, क्राउन किया है 4 सीधे पहली दफा के वुमेन ग्रैंड स्लैम चैंपियंस को। पहली दफा 4 औरतें पहली बार ग्रैंड स्लैम जीती हैं इस साल के फ्रेंच ओपन में। अब देखो इसने कैसे क्राउन किया है इनको, साइमल्टेनियसली रिवॉर्ड करते हुए, साइमल्टेनियसली इनाम देते हुए स्टाइल्स को। अच्छा कैसे स्टाइल्स को, जो कि रेंज फ्रॉम करते हैं ऑल आउट अटैक से निम्बल फुटेड क्राफ्टीनेस तक, जो कि एक ऑल आउट अटैक से लेकर के तेजी से चहलकदमी के साथ जो आप कलाबाजी दिखाते हो वहां तक। तो हर तरह के चैंपियन ने इस बार जीत हासिल की है। कुछ ऑल आउट अटैक करते हैं और कुछ बहुत ही चुस्त, निम्बल, क्विक, फास्ट, एजाइल फुट वाले क्राफ्टीनेस को अपने पास रखते हैं। समझ गए ना निम्बल वर्ड को, है ना। तो कुछ तो ऐसे होते हैं जो भागने दौड़ने में अच्छे होते हैं, कुछ एकदम पावर के साथ मारते हैं। इस तरह से सबने जीत हासिल की है फ्रेंच ओपन में। कह रहे स्वेडेक्स ऑल राउंड गेम इज अ वर्दी एडिशन। कह रहे इसका जो ऑलराउंड गेम था ना इस बंदी का, जिसमें सब चीजें मिक्स थी, कह रहे इस बंदी का, स्वेडेक का ऑलराउंड गेम ये वर्दी था, लायक था एडिशन के एक नए जोड़ के, है ना। तो ये वास्तव में देखने लायक था, ऐसा समझो फ्रेंच ओपन में इस बार के। आ जाओ अपने आज के क्विज पे। शायद वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, अगर 45 मिनट से ऊपर की हुई तो मैं बीच के कॉन्सेप्ट कहीं काट दूंगा, है ना। मैं डाल तो देता हूँ जोश जोश में, बाद में मुझे पता लगता है वीडियो लंबी हो गई। अब देखो ये सारे क्वेश्चंस हैं, एक एक करके इनको सॉल्व करेंगे। पहला मैंने आपसे पूछा, आपको नॉट विथ स्टैंडिंग या डिस्पाइट द फैक्ट से इन तीनों में से किन्हीं भी दो को जोड़ना है। इन दोनों का मतलब होता है बावजूद इस चीज के। तीनों सेंटेंस क्या कह रहे हैं, मारिया हैज बीन अ हार्डवर्किंग गर्ल थ्रू आउट हर स्कूल डेज। मारिया रही है एक मेहनती लड़की अपने स्कूल डेज के दौरान।
दूसरे में मारिया हैज लिव्ड अ लाइफ ऑफ कंफर्ट थैंक्स टू हर सपोर्टिव फैमिली। मारिया ने जी है एक कंफर्ट की लाइफ कारण से, थैंक्स टू अपनी सपोर्ट करने वाली फैमिली के। तीसरा देखो, मारिया ने सफर किया मल्टीपल ब्रेन इंजरीज को एक एक्सीडेंट में जिसने इनहिबिट कर दिया, सीमित कर दिया, लिमिट कर दिया उसकी एबिलिटीज को कुछ नया सीखने की। अब मुझे जोड़ना नॉट विथस्टैंडिंग से। कैसे जोड़ूंगा मैं इन दोनों को जोड़ सकता हूं ए प्लस सी को। कैसे? देखो ए प्लस सी, मैं शुरू में नॉट विथस्टैंडिंग लगा दूंगा, डिस्पाइट द फैक्ट लगा दूं, मैं बोलूं बावजूद मारिया के सफर करने के ब्रेन इंजरीज को एक्सीडेंट में जिसमें वो चीजों को नहीं सीख पा रही थी। सी प्लस ए समझो है ना, सी प्लस ए। तो कह रहा है बावजूद मारिया के एक्सीडेंट के चोटों के मारिया बहुत ही हार्डवर्किंग गर्ल रही है अपने स्कूल डेज में। तो ऐसे आपको स्टार्टस कनेक्टर्स पूछे जाते हैं, ठीक है ना। सी प्लस अगर ए आप जोड़ोगे अभी जुड़ जाएगा। अच्छा फिर देखो, आप वैसे ही बी प्लस ए को भी जोड़ सकते हो। बावजूद एक कंफर्ट भरी लाइफ जीने के सपोर्टिव फैमिली के मारिया बचपन से ही एक हार्डवर्किंग गर्ल रही है अपने स्कूल डेज के दौरान, है ना। कंफर्ट वाले लोग कैसे होते हैं? हार्डवर्किंग क्यों होंगे? वो सब कुछ मिल रहा है तो। कह रहा है बावजूद इस बात के, डिस्पाइट द फैक्ट दैट मारिया हैज बीन अ हार्डवर्किंग गर्ल थ्रू आउट हर स्कूल डेज। ध्यान से देखो तो दोनों ही बन जाएंगे, सी ए भी बनेगा और बी ए भी बनेगा, ठीक है ना। ये स्टार्टर्स का क्वेश्चन था। अगला देखो, अपना स्कोर जरूर बताना मुझे, 5 में से कितना आपका स्कोर आया, है ना। द हार्ट कैन नॉट बी प्योर, टंग इज नॉट क्लियर। वो हार्ट प्योर नहीं हो सकता जिसकी जुबान साफ नहीं है। अब मुझे क्या करना है? हु, हुज और हुम लगाना है। यहां देखो टंग इज नॉट क्लियर, लिंकिंग वर्ब है, सब्जेक्ट आया हुआ है, हु तो आ नहीं सकता, सब्जेक्ट आया हुआ है, हु तो आ नहीं सकता। अच्छा हुम भी नहीं आ सकता क्योंकि लिंकिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट भी नहीं ले सकती, बचा क्या? हुज बचा। द हार्ट, हिज हार्ट कैन नॉट बी प्योर, हुज टंग इज नॉट क्लियर, ठीक है ना। दूसरा देखो, द स्कूल इज स्पेशली फॉर चिल्ड्रन whose whom schooling has been disrupted by illness। स्कूल खास करके उन बच्चों के लिए है जिनकी स्कूलिंग बीमारी से डिस्टर्ब हो चुकी है। अब देखो स्कूलिंग जीरेंट आपका सब्जेक्ट है, हैज बीन है एक लिंकिंग वर्ब। अगर ये लिंकिंग वर्ब है, सब्जेक्ट भी है, तो ना तो हु आएगा और ना हुम आएगा, ठीक है ना। हुम तब आता जब इस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट होता, हु तब आता जब यहाँ पे कोई सब्जेक्ट ना होता। अब दोनों ही निकल गए तो बचा क्या? हुज। स्कूल उन बच्चों के लिए जिनकी स्कूलिंग डिस्टर्ब हो गई है बीमारी के कारण, है ना। समझ रहे होंगे आई थिंक, फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया हुआ है। तीसरा देखो, द ओनली क्रिएचर ऑन अर्थ हुज हुम नेचुरल हैबिटेट इज एवर चेंजिंग इज द लिटिल टार्डिग्रेड। कह रहा महज अकेला ऐसा क्रिएचर अर्थ पे जिसका नेचुरल हैबिटेट, जिसका प्राकृतिक रहने का जगह हमेशा चेंज होता रहता है, वो है लिटिल टार्डिग्रेड। अब देखो नेचुरल हैबिटेट इज चेंजिंग, हैबिटेट आ गया, इसकी वर्ब आ गई इज चेंजिंग। यहां पे क्रीचर आपका सब्जेक्ट आ गया, इसकी वर्ब आ गई इज। 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब। अगर 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब तो हु तो निकाल दो, हु निकाल दो। अब यहां पे लिंक वर्ब है तो हुम भी निकाल दो, तो क्या बचा? हुज। पर ध्यान क्या देना है? टार्डिग्रेड, टार्डिग्रेड क्रीचर कोई इंसान नहीं है, तो मैं हुज को हटाऊंगा, इसकी जगह लगाऊंगा नेचुरल हैबिटेट ऑफ विच। समझ गए ना? ऑफ विच क्यों आता है? जहां पे हुज लगाने पे इंसान ना हो तो आपको वहां पे हुज को हटा के ऑफ विच लगाना है। द ओनली क्रीचर ऑन अर्थ दैट द नेचुरल हैबिटेट ऑफ विच इज एवर चेंजिंग इज द लिटिल टार्डिग्रेड। टार्डिग्रेड बहुत ही अच्छा एनिमल है, आप देखना इसको, छोटा सा कीड़ा होता है ना, मरता नहीं है, चाहे आप कुछ भी कर लो इसको। कह रहा है क्वार्टर फाइनल लॉस इन रोम लास्ट मंथ, अब इसमें एरर ढूंढनी है। अ क्वार्टर फाइनल लॉस इन रोम लास्ट मंथ meant that the 34-year-old entered into Roland Garros only to fall his arch rival Djokovic। 2 एरर्स हैं। पहली एरर है एंटर इंटू किया रोलैंड गैरोस में। एंटर इंटू कैसे कर सकता है? एंटर कोई यहाँ पे किसी डील किसी उसमें थोड़ा ना कर रहे हो आप, तब इंटू आता। तो पहली एरर तो होगी एंटर, इसको आपको लाल कर देना है, ये मैंने कर दी। दूसरी एरर गिराने के लिए अपने आर्च राइवल को, है ना, अपने चिर प्रतिद्वंदी को गिराने के लिए, फॉल नहीं, 2 प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पर सही वर्ब है फेल। फेल का मतलब है गिराना, फॉल का मतलब है गिरना। तो गिरने के लिए नहीं, गिराने के लिए। टू फेल हिज आर्च राइवल जोकोविक। तो यहाँ पे फेल आना चाहिए था, यहाँ पे इनटू हटेगा, ये आपका सेंटेंस सही हो गया। जरूर से अपना स्कोर बताना, वीडियो को एक शेयर देना। मुलाकात लूंगा कल से फिर से, ग्रामर वीडियोस डिजाइन कर रहा हूँ,
रिलेटिव प्रोनाउन की वीडियो ऑलमोस्ट रेडी है, आज कल मैं सुबह शाम में डाल दूंगा। साइनिंग आउट।